जय हिंद साथियों। हम बात कर रहे हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है। तो साथियों याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन राज्य सरकार पर निर्भर है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज और नगरीय निकाय, यह स्थानीय स्वशासन जो है ना, इनकी जो विषय है यह राज्य सूची में शामिल है और राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार उस राज्य के विधान मंडल पर है। अपना जो राजस्थान है, यहाँ पर विधान मंडल के में सिर्फ एक ही सदन है। कौन? विधान सभा। अब राजस्थान में वर्तमान में विधान मंडल के कितने अंग हैं? तो 2 अंग है, राज्यपाल और विधान सभा। हाल ही में राज्य की कैबिनेट ने, यानी गहलोत सरकार की कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन इस बारे में जब फाइनल डिसाइड होगा तब आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। हाँ, यह याद रखिए कि जब भी राजस्थान में विधान परिषद का गठन होगा तो उसमें सदस्यों की कुल संख्या 66 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो याद रखिए कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति जी के नाम पर उस राज्य का शासन राज्यपाल संभालते हैं। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि राज्यपाल की, यानी गवर्नर की, राज्य में दोहरी भूमिका होती है। वह उस राज्य के संवैधानिक प्रधान तो हैं, यानी उस राज्य के नाम मात्र के मुखिया हैं, उस राज्य के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन साथ ही उनकी दूसरी भूमिका है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में। अब तीसरा क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यहां आपको पता होना चाहिए, पदेन का अर्थ होता है पद से। तो भारत के उपराष्ट्रपति जी स्वतः पदेन, मतलब जो भी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर होगा वह स्वतः अपने आप राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति जी है एम वेंकैया नायडू। यहां पर आपको बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन 0 है। चौंक गए ना? जी हाँ, याद रखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन अगर आपसे पूछा जाए तो 0 है। भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। इसका उत्तर है राज्यपाल, यानी गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इत्यादि व्यवस्थाएं संविधान में स्पष्ट हैं, लेकिन राज्यपाल को हटाने संबंधी किसी आधार का संविधान में उल्लेख नहीं है। सिर्फ उनके कार्यकाल के बारे में क्या दे रखा है, एक तो 5 वर्ष ही, और इसके अलावा दे रखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसके तहत राज्यपाल को मनमाने तरीके से पद से हटा नहीं सकते, ठोस कारण होना चाहिए। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। शब्द पर ध्यान दीजिए, कौन हटा सकता है? तो संसद। लेकिन कैसे हटाएंगे? महाअभियोग लगाकर। महाअभियोग संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 61 यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का एकमात्र आधार है उनके द्वारा संविधान का अतिक्रमण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसके कल्याण से अनुच्छेद 16(4) संबंधित है। तो आपको ध्यान रखने का है कि आर्टिकल 16(4) यह पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। आपको बता दूं, अनुच्छेद 16 यह हमारे संविधान में अवसर की समता, इस अधिकार से संबंधित है। यह मूल अधिकार संविधान का भाग 3 है, जिसमें मूल अधिकार दिए हुए मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में पहला जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, यह उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको मैं बता चुका हूं, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति जी, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और अनुच्छेद 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। जी हाँ, स्पीकर करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कोटा के लोकसभा सांसद श्री ओम बिड़ला है, चूंकि राजस्थान से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आपके दिमाग में उठेगी कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन क्यों करता है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, संख्या बल। क्योंकि राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 250 है, वर्तमान में कार्य कितने कर रहे हैं? 238। वहीं लोकसभा में वर्तमान में कितने सांसद हैं? 543, यानी लगभग डबल। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गार्जियनशिप किसमें निहित है? शब्दों पर ध्यान देना। गार्जियनशिप मतलब समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या का सारा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? तो याद रखिए, संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सके, यह अधिकार अनुच्छेद 3 में दे रखा है, आर्टिकल 3। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी? यानी भारतीय संविधान है, उसका कौन सा अनुच्छेद? तो याद रखिए, आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और इसका कार्य है राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निर्वहन में सलाह एवं सहायता प्रदान करना। बाद में संशोधन कर दिया गया 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनसे संबंधित आर्टिकल है 148। तो इन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जो टीका टिप्पणी की है, यानी जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो याद रखिए, यह जिम्मेदारी होती है संसद की। ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, CAG, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति जी उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं और उसके बाद उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? यानी भारत का जो नागरिकता संबंधी भाग है, उसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पाकिस्तान से भारत में आकर के नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान दे रखे हैं? तो याद रखिए, आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6। एक और क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि याद रखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। तो जो 9वीं अनुसूची स्वतंत्रता के बाद, संविधान के निर्माण के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, यानी संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस। उसके बाद प्रथम संशोधन हुआ संविधान में। पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में, 1951 में। उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भू सुधार संबंधी कई कानून और कई चीजें शामिल की गई थी। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, बजट को बजट क्यों कहते हैं? आपको भी हंसी आ रही होगी ना, अरे बजट को बजट ही कहेंगे, ऐसा नहीं है। बजट का अर्थ होता है कि सालाना हिसाब किताब। तो बजट शब्द कहां से शुरू हुआ? ब्रिटिश संसद से। यहां पर फिर आपको बता दूं कि ब्रिटिश संसद विश्व की सभी संसदों की जननी माना जाता है और संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन माना जाता है। 1733 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री
अब याद रखिए, अपने यहाँ वित्त मंत्री कहते हैं ना, ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो उस समय प्रधानमंत्री भी वही थे और वित्त मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रखा था। किन्होंने, रॉबर्ट वालपोल ने। तो उन्होंने वहाँ की संसद में अपना हिसाब किताब रखा। तो हिसाब किताब के लिए जो कागज लाए ना, वो चमड़े के थैले में लाए और फ्रेंच भाषा में यानी फ्रांसीसी भाषा में चमड़े के बैग को, चमड़े के थैले को बुजेट कहा जाता है। तो अगले दिन अखबारों की व्यंग्यात्मक हेडलाइन बनी कि चमड़े का थैला खोला गया। अब वहाँ की भाषा में उन्होंने क्या लिखा, बुजेट इज ओपनड। तो इस तरह से वार्षिक जो विवरण है, वार्षिक सालाना हिसाब किताब है, उसके लिए बजट शब्द प्रचलित हो गया और आज हम सभी इसी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट कब और किसने प्रस्तुत किया। देखिए, आपको बता दूं कुछ अच्छे पॉइंट है कि आजाद होने के बाद, है ना, देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था। किन्होंने, आर के षणमुगम शेट्टी ने। वह देश के पहले वित्त मंत्री थे। अब यहां पर आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 26 नवंबर 1949 में संविधान, हमारा भारतीय संविधान है ना, वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, यानी बनकर के तैयार हो गया था। इसलिए अब 26 नवंबर को हम विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज़ादी से जस्ट पहले जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी, अंतरिम सरकार, उसमें भारत के प्रथम जो वित्त मंत्री थे वह थे लियाकत अली। और वही लियाकत अली पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। हाँ, भारत के लिए सबसे पहला बजट ब्रिटिश काल में 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत करा था। जेम्स विल्सन, वह वायसराय और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है ना, उसका वित्त सदस्य हुआ करते थे। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन है कि चुनाव 5 साल में क्यों होते हैं। हमारे देश में ही सभी चुनाव के लिए 5 साल जरूरी नहीं है और दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग परंपरा है, लेकिन हमारे संविधान में उसका एक आर्टिकल है 83/2, 83(2). यह पेपर में थोड़ा सा गलत आया था, मैंने उसे सुधार दिया है 83(2). इसके अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। अब लोकसभा जनता द्वारा लोकप्रियता के आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुनी जाती है ना लोकसभा सांसद, इसलिए हमको लग रहा है कि चुनाव 5 साल में होते हैं। याद रखिए, विधानसभा में भी कार्यकाल 5 वर्ष है। पंचायती राज और नगरीय निकाय यानी स्थानीय स्वशासन के लिए भी भारत में कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद, इनके सदस्यों के लिए कार्यकाल 6 वर्ष है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल 4 वर्ष है। अब राज्यसभा में और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन चुनाव हर 2 साल में होते हैं, ठीक है ना, यानी 1/3, 1/3 सदस्य हर 2-2 साल में हटते जाते हैं और उनकी जगह नए आते जाते हैं। यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने बनाई और भारत में उसका सबसे पहले इस्तेमाल कब किया गया। तो भारत में सन 1999 के लोकसभा चुनाव में आंशिक रूप से, मतलब शुरुआती कुछ जगह तो शुरू की गई, और 2004 के भारत के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सभी लोकसभा सीटों पर EVM का इस्तेमाल किया गया। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भारतीय चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन यानी EVM के निर्माण का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की मदद से किया। अब भारत में इसका पहली बार इस्तेमाल 1981 में केरल में उत्तरी पारावूर विधानसभा क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर यानी शुरुआती दौर में किया था। अब आगे जाते हैं राज्य विहीन लोग। अब राज्य विहीन मतलब, देखिए हम राज्य मतलब क्या समझते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे। इंटरनेशनल लेवल पर राज्य का मतलब होता है कोई देश, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जिनको पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है उन्हें कहा जाता है राज्य विहीन लोग। इनको शरणार्थी भी कह सकते हैं, पर सभी शरणार्थी राज्य विहीन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कई बांग्लादेश के नागरिक हैं पर वो हमारे देश में शरण लेने के लिए आ गए हैं, तो भले वो शरणार्थी है पर साथ में बांग्लादेश के नागरिक भी हैं,
इसलिए कहा गया है कि सभी शरणार्थी राज्य विहीन नहीं होते। नॉर्मली किसी भी देश का नागरिक बनने के लिए क्या हो कि आपका जन्म वहीं हुआ हो, यानी आप पेरेंटल, आप वहीं के रहने वाले हो वहीं। और दूसरा होता है ये जो पहला सिद्धांत है कि भूमिपुत्र होना, यानी जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हो वह उस देश का नागरिक माना जाता है। यह सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रचलित है। दूसरा क्या है, वंशज। वंशज होना यानी माता पिता जिस देश के हैं उनका बच्चा भी उसी देश का नागरिक माना जाता है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में यह परंपरा प्रचलित है। जिनके पास किसी भी तरह की किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है उसे हम राज्य विहीन नागरिक कहते हैं। वर्तमान में दुनिया में 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास कोई किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। यह राज्य विहीन लोगों की गिनती में आते हैं। अब आता है स्थगन प्रस्ताव। अब देखिए कई तरह के इश्यूज होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वाला जो वैश्विक महामारी है, कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज 19, तो ऐसा कोई होता है जिस पर तुरंत ध्यान देना पड़े, जिसमें हम देर नहीं कर सकते, विलंब नहीं कर